जीएसटी आया था। तो जैसे टैक्स को हम लोग जैसे ज़्यादा रैशनलाइज करें, ज़्यादा सिंप्लीफाई करें और उसमें टैक्स डिस्टोर्शन कम हो, डेट वेट लॉस कम से कम हो। पॉडकास्ट का जो खास मुद्दा है वो है जीएसटी 2.0। बड़ा बदलाव होने वाला है। अब जीएसटी काउंसिल ने इस पे मोहर भी लगा दी। तो उस टाइम पे 17 में इसके जो 5 स्लैब बनाए थे जिसमें 0%, 5%, 12%, 18, 18 और 28। क्या जरूरत पड़ गई सर? पहले 4 स्लैब थे अलग अलग, अभी 2 स्लैब में और एक 40% का अलग से भी लगाया। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जीएसटी तो एक इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो उसमें हम लोग को जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं तो उसमें दोनों की बात हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी की जैसे एक रेट भी है, ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे एक ही रेट है और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक या दो रेट है। तो जेटली पहले फाइनेंस मिनिस्टर जैसे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं तो गब्बर सिंह टैक्स है और 18% से ज़्यादा टैक्स होना ही नहीं चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात कोई मान रहा है क्योंकि अब 18% में ही कर दिया है। नहीं 18 हुआ है या 5% हुआ है। तो जो ये 2 हम लोगों ने स्लैब लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं माइक पे जीतू भैया के साथ में, जहां बात होती है असली लोगों की, असली मुद्दों की। आज का इस पॉडकास्ट का जो खास मुद्दा है वो है जीएसटी 2.0। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बड़ी घोषणा की कि जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो अब जीएसटी काउंसिल ने इस पर मोहर भी लगा दी है कि जीएसटी में अब सिर्फ 2 ही स्लैब होंगे जो पहले की 4 थे। इन सब मुद्दों पर कि इस जीएसटी 2.0 का आम आदमी पे, गरीब पे, छोटे व्यवसायी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे इस पॉडकास्ट में खास मेहमान दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भरतलाल मीना जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जीतू जी। सर, अभी मोदी जी ने ये जीएसटी 2.0 लॉन्च किया है और 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, लेकिन 8 साल के बाद इनको चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई सर? पहले 4 स्लैब थे अलग अलग, अभी 2 ही स्लैब में और एक 40% का अलग से भी लगाया है। ये मतलब इस क्या ज़रूरत पड़ गई सर जो स्टेबल नहीं है, इनको चेंज करना पड़ा सर 8 साल के बाद में? नहीं ऐसा है कि अब जीएसटी कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके मतलब कंप्लीट हो जाए या मतलब वो मैक्सिमम रिफॉर्म्स एक बार में हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जीएसटी तो एक इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो उसमें हम लोग को जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं तो उसमें दोनों की बात हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जिसमें डायरेक्ट टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स को लेते हैं, कॉरपोरेट टैक्स को लेते हैं, फिर उसमें वेल्थ टैक्स भी आ जाता है जी। और उसके साथ साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोगों ने जैसे पहले वैट था तो वैट भी कहीं ना कहीं बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में आया और वैट के बाद में अब जीएसटी आया है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें जीएसटी 2017 में जब आया तो उस टाइम पे 17 में इसके जो 5 स्लैब बनाए थे जिसमें 0%, 5%, 12%, 18 और 28। तो उसमें 5 बनाए थे। उसके बाद में लगातार ये चर्चाएं थी कि वन नेशन वन टैक्स, तो फिर ये 5 स्लैब क्यों? 5 स्लैब क्यों? यहाँ पे ये लगातार ये बातें थी। तो उसमें लोगों ने कहा कि अभी भी यहाँ पे जीएसटी के अंदर 5 स्लैब है तो ये वन नेशन वन टैक्स तो है नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें लगातार चर्चाएं थी। तो उसके बाद में ये बात हुई कि भाई जीएसटी के अंदर और क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो जैसे अरुण जेटली पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं तो गब्बर सिंह टैक्स है और 18% से ज़्यादा टैक्स होना ही नहीं चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात कोई मान रहे हैं क्योंकि अब 18% में ही कर दिया है इन्होंने। नहीं वो तो मतलब जैसे पहले अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे उन्होंने भी कहा था कि हम लोग जो ये स्लैब हैं उनको हम लोग आने वाले टाइम पे और कम करेंगे, जैसे 2 स्लैब हो सकती है, 3 स्लैब हो सकती है, क्योंकि ये प्रक्रिया है जिसमें मतलब बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं उनमें जीएसटी की जैसे एक रेट भी है, ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे एक ही रेट है और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक या दो रेट है। तो वैसे मतलब कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी आया था। तो जैसे जो टैक्स को हम लोग जैसे ज़्यादा रैशनलाइज करें, ज़्यादा सिंप्लीफाई करें और उसमें टैक्स डिस्टोर्शन कम हो, डेट वेट लॉस कम से कम हो। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जीएसटी एक बहुत टेक्निकल टर्म है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, हाँ, जो आम लोगों को समझ भी नहीं आता। तो उसमें ये है कि हम लोग जब जीएसटी में उसको ईजी बनाने की बात आती है तो ताकि सब लोगों को आराम से समझ में आए, इसलिए जीएसटी को लेके आया गया था ताकि आराम से समझ में आए। दूसरा क्या था कि उसको रैशनलाइज किया जाए कि जो उसके रेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा रेट्स नहीं हो। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग देखते थे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो
टैक्स हैं तो 100 से ज़्यादा टैक्स होते थे पहले जी। लेकिन आज के टाइम पे आप लोग देखेंगे पहले जीएसटी में हम लोगों ने जैसे 5 स्लैब की बात की, अभी तो 2 ही स्लैब रह गए, तो जिसमें एक 40% का भी एक स्लैब लगाया, लेकिन वहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 5% और 18% का फर्क है। तो ये एक बड़ा चेंज है, इसको मैं बड़े सुधार के तौर पे भी देख रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती है जी। बात आपको और आगे लेके जानी पड़ेगी कि जो ये जैसे 28% से 18 हुआ है या 5% हुआ है, तो जो ये 2 हम लोगों ने स्लैब लिए, तो यहाँ पे क्या वास्तव में इसका बेनिफिट आम आदमी तक पहुँचेगा क्या? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जी। क्योंकि अगर आज के टाइम पे कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, कितना बड़ा रिसर्चर हो, उसके बारे में ये कहना, उसको प्रिडिक्ट करना, प्रॉपरली प्रिडिक्ट करना कि भाई आने वाले टाइम पे इसके ये रिजल्ट आएंगे, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसके एक प्रभाव नहीं होता है। जैसे जीएसटी में हम लोग जब भी कोई भी टैक्स में जब रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो जो रेट्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी के अंदर आप लोग अगर देखोगे तो जैसे एम्प्लॉयमेंट इससे डिसाइड होता है, आपके यहाँ पे महंगाई जिसको हम लोग इन्फ्लेशन के तौर पे देखते हैं वो इससे डिसाइड होता है, आपका इंटरनेशनल ट्रेड इससे डिसाइड होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे कि सर अभी इन्होंने मिनिमाइज गैस लोगों को 2 कर दिया, तो जो विदेशी निवेशक है वो उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा इंडिया के अंदर, मतलब और ज़्यादा सही रहेगा वो। नहीं, यहाँ पे विदेशी निवेशकों की बात तो हम लोग को यहाँ पे समझनी पड़ेगी, लेकिन विदेशी निवेशकों के साथ में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड ट्रेड पे क्या इफेक्ट आएगा इसका। क्योंकि आपने देखा होगा लगातार ये चर्चाएं थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हम लोग टैरिफ रेट्स को बढ़ाएंगे, लगातार ये बात कर रहे हैं। और इंडिया की बात जब करते हैं तो इंडिया अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट्स कम करता है। मतलब अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब इंडिया को अगर आप लोग देखेंगे तो अमेरिका कम एक्सपोर्ट करता है और ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो अमेरिका को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई अगर टैरिफ रेट्स ज़्यादा होगी तो इंडिया का मतलब हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कम होगा, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं या और छोटे व्यवसायी हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके मल्टीपल साइड आपको देखने पड़ेंगे कि जब भी आप लोग टैरिफ को बढ़ाते हो, क्योंकि वो भी एक टैक्स का एक टाइप ही है, तो उसमें जब आप टैक्स में कुछ भी चीज़ चेंज करते हो तो टैक्स में चेंज करने के टाइम पे मैंने आपको जैसे बताया ना कि ऐसा नहीं है कि अगर जैसे टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका ने तो सिर्फ अमेरिका का जो टैरिफ से आने वाला रेवेन्यू बढ़ गया या वहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं वो प्रोटेक्ट हो गए, उसके अलावा भी उसके बहुत इफेक्ट हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे टैरिफ लगाया तो टैरिफ तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच के ही लगाया होगा उसमें, लेकिन वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो आम लोग हैं उनका विरोध होना शुरू हो रहा है। वो लोग लगातार ये बात कहना शुरू कर रहे हैं कि भाई हमारे जब आप टैरिफ लगाओगे तो उससे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मतलब हमारी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जो अमेरिका से जो प्रोडक्ट वो इंडिया से जो प्रोडक्ट अमेरिका में आ रहे हैं उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, हम लोग कैसे कंज्यूम करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उस कंजम्पशन पे इफेक्ट होगा, तो उनको महंगा प्रोडक्ट मिलेगा। और दूसरी तरफ जो वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा। क्योंकि उसका फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि जैसे मान लो कि जो टैरिफ रेट बढ़ाएगा तो उससे क्या होता है कि टैरिफ रेट बढ़ाने के बाद में जो वहाँ पे प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, वो मोटिवेट होता है कि मैं और प्रोडक्शन करूँ। तो वो लोग क्योंकि प्राइस बढ़ रही है एक तरफ इंडिया के प्रोडक्ट की, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पे वो अपनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये उसका एक इफेक्ट होता है। तो इस तरह से अगर आप लोग इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में क्या होगा, अगर आप लोग देखेंगे कि भाई इंडिया के जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, जो एक्सपोर्टर है, तो वो लोग उनका प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा होगा। तो जब महंगा होगा तो वहाँ पे डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो फिर यहाँ पे सप्लाई कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उनको यहाँ पे डिसएडवांटेज है, लेकिन वहाँ का जो प्रोड्यूसर है, वहाँ के जो छोटे उद्योग धंधे, उनको पॉजिटिव तरीके से देखना पड़ेगा। दूसरा कंज्यूमर के एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर को वहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर अमेरिका में अगर देखेंगे तो उसको महंगा प्रोडक्ट मिलेगा टैरिफ लगाने के बाद में, लेकिन इंडिया के कंज्यूमर को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, जैसे आपने देखा भी है जो जीएसटी आया है उसी की कड़ी में एक कदम है। कि जैसे यहाँ से इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था, तो एक्सपोर्ट जब करेगा मतलब इंडिया, तो एक्सपोर्ट तो कम हो गया क्योंकि टैरिफ रेट ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो जो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट थे उनको इंडिया को तो कहीं ना कहीं तो बेचना है, या तो कोई और दूसरा मार्केट देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें, कोई और चाइना है,
हमारे जो आसपास के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को बेचना अगर चाहें तो वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि मतलब वहाँ पे वो जो ऑलरेडी वो लोग अच्छी पोजीशन में अगर हैं तो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो इस बात को आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में जो कंज्यूमर है उनको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बाहर नहीं जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं तो सेल करना है, तो सस्ते पे मिलेगा। तो इस तरह से ये जो जीएसटी जो रेट्स हैं अच्छा, वो कहीं ना कहीं उसी का एक कदम, मतलब उसी को बैलेंस करने के लिए लाया, बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन बाहर नहीं जा रहा है तो कम से कम हमारा यहाँ पे तो कंज्यूम हो। तो अपन ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि आने वाले समय में जीएसटी 2.0 से आम आदमी को, छोटे व्यवसायियों को शिक्षा में भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, मतलब उसका फायदा ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो यहाँ के जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो हो सकता है कि जो बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाह रही है उसको वो लोग नहीं देना चाहे। जैसे सपोज कि वो तो प्राइस वही रखेंगे, जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का है जी, तो अगर उन्होंने तो रेट्स तो कट कर दी, लेकिन वो तो कहेंगे कि भाई हम तो प्राइस वही रखेंगे जी, तो वो तो आम आदमी तक नहीं आ रहा है। दूसरे उसके बहुत सारे मल्टीपल और भी साइड है, जैसे बताया मैंने कि होता क्या है कि इंडिया में, भारत में असंगठित क्षेत्र में लोग ज़्यादा है जी। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो भारत में 85 to 90% के आसपास अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जी, तो वो जो लोग हैं उन पे इसका बुरा असर हो सकता है। अच्छा। बुरा असर कैसे हो सकता है कि जैसे अगर कोई भी जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि भाई कोई सब्जी का ठेला लगाता है या कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा है, तो उसके प्रोडक्ट को हम लोग बिना जीएसटी के खरीद लेते हैं अभी प्रेजेंट टाइम। लेकिन अगर वो जो जीएसटी है वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे है, वो तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको बेनिफिट देने के लिए है। तो अगर वहां से प्रोडक्ट सस्ते होते हैं तो यहाँ के जो कंज्यूमर हैं वो लोग भी वहां चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो कंज्यूमर है जिनको तो यहाँ पे सस्ता मिलता है उनको वहां पे भी सस्ता मिल रहा है, और वो तो पहले से बड़ा ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जाने में इनको आसानी होगी, तो कंज्यूमर यहाँ से शिफ्ट करके वहां जा सकते हैं। तो ये जो यहाँ के जो छोटे जो व्यापारी हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा फिर। तो इस तरह से जो अभी तो ये मैं बता रहा हूँ कि अभी तो जल्दबाजी कहना कि कितना इफेक्ट होगा उसका, तो वो जब 22 सितंबर के बाद में जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद में इसके असर हम लोग को देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर ये प्राइस कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक और पक्ष देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास इतनी इनकम है, क्या आपके पास इतनी सेविंग्स हैं जिन पे आप खर्च कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो आप तभी खरीदेंगे जब आपके पास इनकम ज़्यादा है, जब आपके पास सेविंग्स ज़्यादा है तभी आप उसको खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल है। अगर आपके सेविंग्स कम है, आपके पास इनकम कम है, आपके पास रोजगार नहीं है, तो आप कैसे खरीदेंगे? बिल्कुल। तो वो तो अभी आने वाले टाइम पे पता चलेगा उसका क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह से सर, जैसे कि अभी मेन चीज़ होती है अपने बेसिक मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, तो आने वाले समय में सर इस जीएसटी 2.0 से जैसे कहा है कि कपड़े पे भी टैक्स पहले ज़्यादा था, अब कम कर दिया, इधर सीमेंट वगैरह पे भी टैक्स अब कम कर दिया, तो सर इससे मतलब अब जैसे मकान कह रहे हैं कि मकान बनाने में सर जैसे 50 लाख का मकान था तो उस पर 6 से 7 लाख का फ़ायदा हो जाएगा, तो इन मूलभूत चीज़ों में भी फ़ायदा मिलेगा सर? नहीं, जैसे दवाई को भी सर कई जांचों को अभी टैक्स फ्री कर दिया है इन्होंने, 33 प्रकार की दवाइयाँ जैसे कैंसर जैसी, तो उनको भी टैक्स पे 0 टैक्स कर दिया, तो इनमें आने वाले समय में मतलब आम आदमी को इनसे राहत मिलेगी? नहीं, मैं आपको फिर वापस वहीं पे ले जाना चाहता हूँ। मैं ये बात बार बार इसको बताना चाह रहा हूँ कि उसका अगर हम लोग ये कहें कि भाई दवाई सस्ती हो गई या जो मक्खन, जो हमारा पनीर, दूध ये सस्ते हो रहे हैं, तो उसका आम आदमी को बेनिफिट मिलेगा क्या? तो जैसे मैंने बताया कि भाई अगर वो मतलब वो जीएसटी को कम कर रहा है तो डेफिनेटली उसका प्राइस कम होना चाहिए, और कम होने पे उसको फ़ायदा मिलता है, कोई भी कंज्यूमर को फ़ायदा मिलता है। लेकिन बात ये है कि जैसे यहाँ पे उनके पास मतलब उस टाइप का रोजगार है क्या, उनके पास खरीद पाए, उसके पास सेविंग है क्या, उसके पास इनकम है क्या? तो यहाँ पे इस वाले सवाल पे आपको देखना पड़ेगा कि सेविंग लगातार कम हुई है इंडिया की। आप लोग पिछले टाइम पे अगर देखेंगे पिछले 4-5 साल में, तो सेविंग्स इंडिया की लगातार कम हुई है,
और सेविंग कम होने की वजह से क्या है, नोटबंदी कोरोना के बाद में मतलब उसके पहले से ही, जी। जैसे अगर आप लोग देखेंगे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, जीएसटी के टाइम पे, तो यहाँ से अगर जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के टाइम से ही यहाँ पे लोगों के पास सेविंग्स कम थी, क्योंकि जीएसटी के आने के बाद में जो फॉर्मल सेक्टर है उसको बड़ा धक्का लगा, और डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसको बड़ा नुकसान टाइप का हुआ था। फिर बाद में कोविड उसी के साथ साथ में आ गया, तो लगातार जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ थी या जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो एकदम से थोड़ा धीमा पड़ा, और उसकी वजह से फिर बाद में लोग के पास रोजगार नहीं रहे, लोग की सैलरी कम हो गई, जॉब कट हुई, तो उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं उनके पास इनकम कम हुई, और जब इनकम कम होती है तो उनके पास सेविंग्स भी कम होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे अभी इंडिया के पास तो बहुत सारे लोग के पास डिमांड कम है। हम लोग जब कोई भी ग्रोथ को देखते हैं, भाई 7% ग्रोथ आ रही है, 8% ग्रोथ आ रही है, या $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, या फिर हम लोग कहें कि भाई हम लोग तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमी है, तो वहाँ पे आपको कई सवाल और भी आपको पूछने पड़ेंगे, और बहुत सारे सवाल जानने जरूरी है। वो सवाल ये है कि क्या वास्तव में अगर 7% ग्रोथ आ रहा है तो 7% ग्रोथ किसकी वजह से आ रहा है, जी बिल्कुल, उसका फ़ायदा कौन ले रहा है। वहाँ पे आपको ये बात पता चलेगी, जैसे हम लोग कई अलग अलग डेटा के हिसाब से, अभी जीएसटी में एक लास्ट टाइम पे एक डेटा आया जी, बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कि 63-4% के आसपास जो जीएसटी है, टोटल जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें 63 और 4%, 64% के आसपास जीएसटी अकेले नीचे के सबसे 50% लोग दे रहे हैं, सबसे कमजोर 50% लोग दे रहे हैं। ये बात बड़ी आश्चर्यजनक है, हाँ, कि नीचे के दे रहे हैं। सबसे कमजोर जो 50% लोग हैं इंडिया के, वो जीएसटी का 64% के आसपास बड़ा आंकड़ा है, पे कर रहे हैं जीएसटी का। दूसरी बात, मिडिल क्लास की बात आए तो मिडिल क्लास, जैसे अगर हम लोग बात करें 50 के बाद में 40% लोग जो बचे हुए लोग हैं, तो वो 40% लोग का कंट्रीब्यूशन जीएसटी के अंदर अगेन फिर बाद में 33% के आसपास, 34% के आसपास है। और फिर बाद में जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं, 10% जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं, वो जीएसटी के अंदर 3-4% रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, सरप्राइजिंग अपने आप, ये अपने आप में मतलब एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है कि जो सबसे अमीर जो 10% लोग हैं इंडिया के, वो जीएसटी का 3 और 4% दे रहे हैं, और जो लोअर वाले वो 64 के आसपास दे रहे हैं। लोअर वाले 50, जो लोअर 50% पुअर लोग हैं, वो 64% जीएसटी में दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि जीएसटी का एक बड़ा पार्ट कौन दे रहा है, कमजोर आदमी या मिडिल क्लास आदमी दे रहा है, और उनकी इनकम कम है, और वो जीएसटी का बड़ा पार्ट दे रहा है। अब जो हम लोग जब टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो टैक्स रिफॉर्म्स में हम लोग दो चीज़ देखते हैं कि टैक्स क्या प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब कि ज़्यादा अमीर आदमी पे ज़्यादा परसेंटेज टैक्स लग रहा है, और कम इनकम वाले लोगों के ऊपर कम परसेंटेज टैक्स लग रहा है, उसको हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स कह सकते हैं। और वो एक इकोनॉमी के लिए, किसी कंट्री के लिए लंबी ग्रोथ के लिए, प्रेजेंट ग्रोथ तो होगी लेकिन लंबी ग्रोथ, जिसको हम लोग आज के टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे देखते हैं, उस वाली अगर ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं तो कोई भी टैक्स का प्रोग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करते हैं, वेल्थ टैक्स की बात करते हैं, तो ये तो प्रोग्रेसिव होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जीएसटी है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, जीएसटी रिग्रेसिव है। और रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि जैसे सिंपल सी बात है, रिग्रेसिव का एक सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक पेन है जी, 20 रुपए का एक पेन आता है जी, उसको आप खरीदेंगे तो आपको 20 रुपए का मिलेगा, उसको कोई अडानी खरीदेगा तो उसको 20 रुपए का मिलेगा। वो 20 रुपए का पेन है, वो आपके लिए भी वही प्राइस है और एक अमीर व्यक्ति के लिए भी वही सेम प्राइस है। तो अमीर आदमी की इनकम कितनी है? आप सोचो कि अमीर आदमी की इनकम, अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 10 करोड़ रुपए इनकम है किसी अमीर आदमी, वो 20 रुपए का पेन खरीदेगा तो उसके टोटल इनकम का 20 रुपए कितना परसेंटेज है? कुछ भी नहीं है, पॉइंटों में भी कुछ भी पॉइंटों में भी उसको कैलकुलेट करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन एक जिसकी इनकम 1000 रुपए है, उसके लिए 20 रुपए खर्च करना तो एक समझ में आता है कि यार ये अपनी इनकम से 20 रुपए ठीक ठाक परसेंटेज पेन पे लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों पे पेन का जो प्राइस है 20 रुपए है, तो वो पेन जो खरीदा है वो रिग्रेसिव क्यों हुआ? क्योंकि इस पे ज्यादा बर्डन है। ये जो कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी है, इस पे ज्यादा बर्डन है। वो टैक्स जो दे रहा है उस पे जो भी देगा वो उस पे ज्यादा बर्डन है। तो कहीं ना कहीं जो जीएसटी है वो रिग्रेसिव है। गरीब आदमी पे उसका असर ज्यादा पड़ता है, अमीर आदमी पे उसका असर कम पड़ता है। जबकि हम लोग ये चाहते हैं कि
कोई भी टैक्स है उसको हम लोग रैशनलाइज करें, उसको प्रोग्रेसिव बनाए, उसको इंक्लूसिव बनाए, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कोई भी अच्छा टैक्स, जब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा टैक्स क्या है, ऑप्टिमम टैक्स क्या है जी, गुड टैक्स क्या है, तो उसके बहुत सारे फीचर्स हैं कि जैसे वो इजी होना चाहिए भाई, सबको समझ में आ जाए आराम से। ऐसा नहीं हो कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके रेट्स ही 100 हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिला के दोनों की अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग टाइप के टैक्स हैं, तो वो समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो टैक्स होता है वो टैक्स का क्या मतलब, जैसे जब भी आप करते हैं टैक्स, जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो गवर्नमेंट की कॉस्ट आती है। जब कोई भी गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट करती है उसकी कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट जैसे मान लो बहुत सारे इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है, बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ अपॉइंट करती है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करती है, तो उसका भी एक लागत आता है गवर्नमेंट का। अगर सपोज कि गवर्नमेंट ने टैक्स में कुछ चेंज किया, जीएसटी में कुछ चेंज किया, और जीएसटी में चेंज करने के बाद में गवर्नमेंट को थोड़ी देर के लिए मैं सिंपल एग्जांपल लूँ कि 100 रुपये का टैक्स इंक्रीज हो गया जी, क्योंकि टैक्स में कुछ चेंज किया है, और चेंज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉजिटिव सोच के ही करती है, तो गवर्नमेंट का टैक्स कितना बढ़ गया, 100 रुपये। लेकिन वो टैक्स 100 रुपये बढ़ा है क्योंकि उसने रेट्स चेंज कर दी या और भी कोई चेंज किया है, तो उसमें क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट की कॉस्ट भी बढ़ गई, अगर कॉस्ट गवर्नमेंट की 100 रुपये एक्स्ट्रा कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की कॉस्ट 105 रुपये आ रही है, तो वो तो बेकार हो गया, 5 का घाटा, तो गवर्नमेंट को तो घाटा है, तो वो काम तो गवर्नमेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी नहीं बढ़े गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की कॉस्ट भी क्या है, उसको कलेक्ट करने की कॉस्ट भी कम हो और उसका रेवेन्यू भी बढ़ जाए, ऐसा कोई तरीका निकालना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, उसको कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है, जो टैक्स कलेक्शन को कलेक्ट करने की जो कॉस्ट आती है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। तो ये एक गुड टैक्स की एक विशेषता है कि वहाँ पे हो। दूसरी बात क्या होता है कि जब आप टैक्स लगाते हैं, एक इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा मुश्किल टर्म है डेड वेट लॉस जी। तो क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट जब भी टैक्स लगाएगी, तो टैक्स लगाने पे क्या है कि कुछ पार्ट तो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, और उस जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स टोटल टैक्स आ रहा है, उस टोटल टैक्स में से उस टैक्स का मेन जो एक्चुअल बर्डन किस पे जा रहा है, तो उसको जैसे कंज्यूमर पे भी कुछ बर्डन डालते हैं जी, कुछ क्या होते हैं प्रोड्यूसर मतलब या सेलर है वो अपने पे बर्डन रहता है उन पे प्रोड्यूसर। तो जैसे मान लो अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि भाई 50% बर्डन कंज्यूमर पे है और 50% प्रोड्यूसर पे, सेलर पे, तो दोनों पे 50-50% बर्डन आया उसका एक्चुअल बर्डन। लेकिन ये तो चलो ठीक है, 50% उसने दिया, 50% इसने दिया, और 100% गवर्नमेंट के पास। लेकिन ये जो टैक्स के बढ़ाने के बाद में कुछ पार्ट क्या होता है कि मार्केट से बाहर हो जाता है, ना तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है, ना वो कंज्यूमर के पास रहता है, ना वो प्रोड्यूसर के पास, सेलर के पास रहता है, तो वो मार्केट से बाहर हो गया, उसको कहते हैं डेड वेट लॉस। वो समाज के लिए नुकसान है, जो अगर सरकार अगर टैक्स नहीं लगाई होती तो ज़्यादा कंज्यूम होता, ज़्यादा सेल होता, और उसके बाद में दोनों का कहीं कम होता, डेड वेट लॉस होता ही नहीं। अगर मतलब जैसे मान लो अगर फ्री छोड़ दें, एक परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे डेड वेट लॉस 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे जितना बेनिफिट कंज्यूमर को हो रहा है उतना प्रोड्यूसर को हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे जब हम लोग टैक्स लगाती है सरकार, तो टैक्स से क्या होता है, उनके पास एक रेवेन्यू आता है, लेकिन उस रेवेन्यू का बेनिफिट भी होता है, उसके कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन टैक्स लगाने से क्या होता है कि वहाँ पे कुछ डेड वेट लॉस क्रिएट होता है, जो कि समाज को बियर करना पड़ता है, पूरी इकोनॉमी को बियर करना पड़ता है। तो वो जो डेड वेट लॉस है उसका नुकसान रहता है किसी इकोनॉमी के अंदर। सर जैसे बहुत समय से बात चलती आ रही है कि डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन फिर भी सर इसको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, इसका क्या वजह है सर? मेन रोड ब्लॉक क्या है सर इसका कि इसका मेन जो अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे और भी जैसे अल्कोहल है, इस पे भी स्टेट गवर्नमेंट मतलब अपना टैक्स लगाती है। एक्चुअली जब जीएसटी का जर्नी देखेंगे आप लोग पूरा, तो वहाँ पे पता चलेगा कि जीएसटी जब शुरू हो रहा था तो एक लंबी प्रक्रिया थी। 2005-06 के बाद से लगातार डिस्कशन होता गया, कुछ निष्कर्ष आए, फिर बाद में और आगे बढ़े और आगे, तो जीएसटी 2016 में लागू हुआ जी। एक लंबी प्रक्रिया के अंदर सभी स्टेट्स को शामिल करना था, उसके अंदर सभी जो राज्य थे उनको एग्री करना था, सहमति लेनी थी कि भाई हम लोग जीएसटी लेके आ रहे हैं और एक बड़ा रिफॉर्म होगा जिसका बेनिफिट आपको भी होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होगा। लेकिन बहुत सारे स्टेट नाराज़ थे उस टाइम पे,
जब जीएसटी आ रहा था तो कई लोग कह रहे थे कि हम लोग जीएसटी में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से जैसे अभी भी कई स्टेटों ने कहा है हाँ, कि हमें तो घाटा वो है। बात वहाँ पे भी थी, हमारा रेवेन्यू का लॉस होगा, जो हमारे पास जो रेवेन्यू है वो लॉस जैसे अभी बता रहे हैं 48,000 करोड़ का घाटा होगा। हाँ हाँ, वो उसी टाइप का था। तो उसमें मतलब वो ये कह रहे थे कि हमारे पास पावर ज़्यादा है अभी, तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ और टैक्स लगा लेते हैं जी, और कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देती है, कुछ देती है, लेकिन कुछ हम लोग अपने लेवल पे लगा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे पहले पावर ज़्यादा था स्टेट्स के पास जी, और उसके पास रेवेन्यू अगर ज़्यादा भी करना है तो कर लेते थे। तो फिर बाद में जब सारा डिस्कशन हुआ और एकदम से पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है ये, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में इन दोनों को चीज़ों को मिला के पढ़ना पड़ता है। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, फुल मेजोरिटी के साथ आई, तो बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट बनी, तो कहीं ना कहीं उनको धीरे धीरे एग्री किया गया कि भाई आपको नुकसान जो होगा ना उसको हम कंपनसेट करेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति हम करेंगे। 3 साल के लिए स्टार्टिंग में हम लोग उसकी पूरी जितना आपको लॉस होगा उसकी पूर्ति करेंगे, फिर बाद में 2 साल के लिए और उसको अगर आपको नुकसान हो रहा है तो 50% और करेंगे, और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो देखेंगे आगे भी। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि भाई ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और कंपनसेट तो करेगी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट में बीजेपी के कई सारे स्टेट्स भी थे तो उन्होंने भी एग्री किया। और जैसे मैं पहले बताऊं कि जो लोग यहाँ पे नहीं आना चाहते थे उनको तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, ये बड़े स्टेट है, ये वैसे भी महाराष्ट्र, इनके पास अपनी एक प्रॉपर इनकम है और इनके पास एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप है, तो कहीं ना कहीं उनके पास ऑलरेडी इनकम रहती थी। तो वो उन लोगों को ऑब्जेक्शन था इससे कि हम लोग इसमें नहीं आना चाहते। लेकिन फिर जब कॉन्फिडेंस में लिया, उनको कंपनसेट करने की बात हुई तो वो लोग भी आगे बढ़े और इस तरह से फिर बाद में वहाँ पे ये सारी चीज़ें जब आगे बढ़ी तो उनको जो नुकसान थी उनकी पूर्ति भी की गई। लेकिन अभी भी क्या है, उनकी पूरी कंप्लीट जो क्षतिपूर्ति नहीं हुई है। वो लोग आज भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारा जो बकाया है वो जो हमें कंपनसेट करने वाले थे आप अभी तक दिए नहीं, तो वो अभी मुद्दे बने हुए, अभी मांग भी कर रहे हैं कर्नाटका वगैरह। हाँ, तो वो अभी जैसे पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, असम है, बहुत सारे स्टेट्स अभी डिमांड कर रहे हैं, तेलंगाना वगैरह। तो इस तरह से तो उनका ये रहता है हमेशा। तो डीजल पेट्रोल वाला सर क्यों नहीं हो पाया? तो इसका डीजल और पेट्रोल का ये था कि अब जैसे स्टेट्स में मैंने जैसे बताया कि जैसे आपके यहाँ पे डीजल, पेट्रोल है, अल्कोहल है, तो ये यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अच्छा। आप देखेंगे तो जैसे अल्कोहल है वो एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है किसी स्टेट के लिए, या फिर जो पेट्रोल डीजल है ये भी एक बड़ा हथियार है मतलब स्टेट्स के पास में। तो वो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये पावर हमारा अगर आपके पास चले गया हमारे पास बचेगा क्या, आप तो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, सारी पॉलिसी बनेगी, लेकिन हमारे पास कुछ ऑटोनॉमी रहनी चाहिए, कुछ हमारे पास पावर होना चाहिए। तो उन्होंने पेट्रोल डीजल को याद रखा। और ये एक क्रिटिसिज्म भी है कि जब आप कह रहे हो कि 1 नेशन 1 टैक्स, तो ये तो अभी आए नहीं है उसके अंदर। और हालांकि ये प्रक्रिया चल रही है, आने वाले टाइम पे पेट्रोल डीजल भी हो सकता है आ जाए या अल्कोहल भी उसके अंदर आ जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि स्टेट इस वाली ताकत को, इस वाले पावर को अपने मतलब कहीं ना कहीं देना नहीं चाहते हैं। लेकिन सर जैसे अभी ईवी का ज़माना चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और अभी यहाँ पे कोयले पे सर 5% से टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया, तो कहीं ना कहीं सर ज़्यादा बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है कोयले से वो उसकी रेटें बढ़ेंगी, तो फिर ईवी पे इफेक्ट पड़ेगा सर इसका? नहीं, वो तो मतलब जैसे कोई भी एक जैसे कोई एनर्जी बिजली की दर बढ़ेगी क्या, जैसे घरों में भी यूज होती है वो? अब जैसे मैंने बताया कि भाई जब हम लोग अगर इसके कैपिटलिज्म के एक सिस्टम को समझेंगे जी सर, तो एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है कि जो एक साधारण व्यक्ति होता है, एक आम आदमी होता है, वहाँ तक चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं होती है, वहाँ तक बेनिफिट आ नहीं पाता है जी। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी बेनिफिट देने की बात आती है, प्राइस बढ़ने की बात आती है, तो प्राइस तुरंत बढ़ा देते हैं जी। लेकिन जब भी प्राइस कम करने की बात आएगी तो उस प्राइस को कम करने का मतलब कोई भी बिजनेसमैन, कोई गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पाती है। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि पेट्रोल डीजल के प्राइस की बात होती है, बार बार इसको लगातार ये बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे ये मुद्दा उठा है कि पहले जब वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे जो क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी कम थी और तब भी पेट्रोल डीजल के प्राइस काफ़ी कम थे मतलब। लेकिन आज के टाइम पे जब क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो गई, मतलब उस टाइम पे क्रूड ऑयल की प्राइस ज़्यादा थी तब पेट्रोल डीजल का प्राइस कम था। आज के टाइम पे क्रूड ऑयल की प्राइस कम है तब इसका प्राइस इंक्रीज कैसे हो रहा है? तो जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि जब आम लोगों को बेनिफिट देने की बात आती है तो कोई भी
प्रोड्यूसर है वो बेनिफिट देना नहीं चाहता है, जी या फिर अगर गवर्नमेंट की बात आए तो गवर्नमेंट भी अपने रेवेन्यू को कम करना कम नहीं नहीं करना चाहती। चाहती। तो वो जो ये वाली बात है, ये वाली जो मेंटलिटी है, ये कहीं ना कहीं एक मतलब बिजनेस को या गवर्नमेंट को ये मतलब नीचे तक जो प्रॉफिट है या जो उसका बेनिफिट है उसको लाने में एक बड़ी बाधा के रूप में देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे मेरा ये मानना है कि कम से कम अगर उस प्रॉफिट को या जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको अगर नीचे जनता तक आएगा, वो एक आम आदमी तक आएगा, तो उसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। कि जैसे कोई भी एक गरीब आदमी है, उसके पास जब इनकम आती है तो वो इनकम आने के बाद में वो खर्च करता है, उसके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा और वो खर्च करेगा मार्केट में। लेकिन जब उसके पास इनकम कम हो जाएगी तो वो कम डिमांड करेगा। लेकिन जैसे ज़्यादा इनकम आएगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और कि उससे उसकी डिमांड तो बढ़ेगी, डिमांड के साथ साथ में उसकी सेविंग्स भी बढ़ती है, और ज़्यादा इनकम आएगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी, और सेविंग कहीं ना कहीं फिर बाद में एक टाइम के बाद में इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट होती है, और वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर रोज़गार बढ़ेगा, फिर बाद में कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने के बाद में फिर प्राइसेस कम होंगी, और फिर जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो एक पूरा का पूरा साइकिल है जो सारे इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग एक तरह से ये नहीं देखें कि भाई वो प्राइस कम हो रही है तो मतलब या जीएसटी कम होगा तो हम लोग ये कहना मुश्किल है कि उसका बेनिफिट आम आदमी तक आएगा या नहीं आएगा जी। तो इस तरह से इसको देखना चाहिए। सर एक वर्ड आता है इकोनॉमी में, टैक्स टेररिज्म। तो अभी जैसे जीएसटी ये रिफॉर्म हुआ है सर, तो जैसे ये ऑफिसर वगैरह होते हैं तो इनके पास ये पावर ज़्यादा बढ़ रही है घट रही है सर, इसका टैक्स टेररिज्म बढ़ेगा या घटेगा मतलब इससे? किससे? जीएसटी से? जी, जो रिफॉर्म हुए हैं तो मतलब जो कंज्यूमर है सर उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और जो ऑफिसर है कम परेशान कर पाएंगे, इसका कोई फर्क पड़ेगा? टैक्स टेररिज्म को दूसरे तरीके से देखना चाहिए। टैक्स टेररिज्म क्या है कि जैसे मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिशियल जो है, गवर्नमेंट है, उनका टैक्स का रेट इतना ज़्यादा है कि लोग डरे हुए हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि टैक्स रेट अगर ज़्यादा होगी तो लोग डर जाते हैं। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है समझना, उसको उससे डर जाते हैं कि यार इतना टैक्स रेट है। दूसरी बात क्या है कि जैसे ऑफिशियल है वो भी अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि इसके टैक्स टेररिज्म है, टैक्स की रेट ज़्यादा होने के नुकसान क्या हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे टैक्स की रेट ज़्यादा होगी तो सरकार के पास टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होगा, ऐसा सोचते हैं लोग, आम लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। जैसे टैक्स की रेट आज 10% रखी है आपने, फिर बाद में कभी 20% करेंगे, फिर 30% करेंगे, तो हो सकता है कि उसका गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए, गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए, 10 से 20 हुआ, 20 से 30। लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होगा, 30% या जो भी ज़्यादा अगर हो गया, वो एक्सेस हो गया, तो उसके बाद में लोग मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए नहीं देने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं। बिल्कुल। एक तरीका तो ये है चोरी करते हैं, एक तरीका तो ये है कि लोग यहाँ से दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं कि यार यहाँ पे तो हमारी इनकम का एक बड़ा पार्ट जा रहा है, 30-40% तो गवर्नमेंट ले रही है, तो हम लोग तो फिर कमा रहे हैं तो उसका तो क्या ही फायदा है। तो कहीं ना कहीं वो एकदम से ये वाला एक डर रहता है कि दूसरे कंट्री में जाके लोग सेटल होते हैं और दूसरी जगह जाके इन्वेस्ट करने लगते हैं। ये एक बात देखी जाती है। दूसरी बात क्या है कि टैक्स चोरी की, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि टैक्स इवेजन होता है। अब बहुत सारे लोग क्या है ना कि जैसे उनको मालूम है कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है और जहाँ पे जीएसटी मेरे को देना होगा और वहाँ पे जीएसटी रेट ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से नहीं खरीदेगा। अच्छा। या अगर वहाँ से खरीदेगा तो आजकल मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे तरीके लोग ढूंढ लेते हैं कि भाई मेरे को तो जीएसटी बिल नहीं लेना है, और बिना जीएसटी बिल के वो जाके अपना प्रोडक्ट खरीद लेता है और कम प्राइस पे खरीद लाता है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लॉस होता है। जो हमने कहा ना कि 10, 20 और 30% के बाद में 40% करेंगे तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन वो बाद में एक टाइम के बाद में एक सैचुरेट होता है और फिर वो डिक्लाइन करना शुरू करता है टैक्स चोरी की वजह से। हाँ, टैक्स चोरी भी और भी कई कारण है। मतलब जैसे मैंने बताया कि विदेशों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, विदेशों में इन्वेस्टमेंट फिर वो टैक्स चोरी भी करने लगते हैं कई बार लोग, और टैक्स चोरी के साथ में टैक्स इवेजन भी एक वर्ड है, टैक्स इवेजन, और टैक्स इवेजन के साथ में टैक्स अवॉइडेंस एक वर्ड है। अच्छा। टैक्स अवॉइडेंस क्या करता है कि उसमें लोगों के पास एक ऐसे रास्ते होते हैं, लीगल रास्ते होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपको चैलेंज नहीं कर सकती जी। अगर आपने मतलब कोई जैसे हम लोग सेविंग करते हैं कहीं,
कई बार हम लोग होम लोन लेते हैं, बिल्कुल। तो उस पे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। हम्म। तो वो जो टैक्स का जो एक पार्ट हम लोग बचाने की कोशिश करते बचाने हैं, की कोशिश वैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं जा रहा है, नहीं वो जा बचा रहा रहे हैं। है। लेकिन इसको तो गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर सकती है, नहीं या कर गवर्नमेंट सकती। कहीं ना कहीं लीगल है। लीगल। लेकिन दूसरी तरफ टैक्स इवेजन एक वर्ड है, तो टैक्स इवेजन में क्या होता है कि वो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, तो उस पर पेनल्टी लगेगी, जो भी चार्जेस लगेंगे, जो पनिशमेंट मिलेगा, जो जी। होगा। लेकिन क्या है कि वो टैक्स चोरी बढ़ जाती है। अगर आपने टैक्स रेट को बढ़ा दिया तो लोग कोशिश करते हैं कि मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढे कि हमारा टैक्स बच जाए। तो ये एक बड़ा, इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स रेट के बाद में टैक्स रेवेन्यू बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक टाइम के बाद में वो सैचुरेट होगा और फिर वो डिक्लाइन करना शुरू करता है, ऐसा है। सर, जैसे हमारे देश के जीएसटी मॉडल को यदि अपन किसी अदर देश के जीएसटी मॉडल के साथ कंपेयर करें, तो हमारा देश का जीएसटी मॉडल कितना सक्सेसफुल है? अब जैसे अमेरिका के साथ कर लें। अब जैसे जब भी हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक बात मैं वापस आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो दो टाइप के टैक्स हम लोग जनरली देखते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। अगर 1980 के आसपास की बात करें इंडिया की, तो वहाँ पे 80% के आसपास जो टोटल टैक्स कलेक्शन था, उसका 80% पार्ट अकेले इनडायरेक्ट टैक्स से आता था। जैसे आज के टाइम पे जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, तो उस टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स के अलग अलग फॉर्म थे, वहाँ से 80% पार्ट आता था टोटल टैक्स रेवेन्यू का। 80% इनडायरेक्ट टैक्स से आता था और 20% डायरेक्ट टैक्स से आता था। लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें बदल गई। वो चीज़ें जब लगातार ये प्रेशर आया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीएसटी जो होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, आम आदमी पे ज़्यादा उसका दबाव पड़ता है, उस पर उसको ज़्यादा भार वहन करना पड़ता है। तो वो जो आम आदमी पे ज़्यादा बर्डन आए, ऐसा टैक्स तो अच्छा नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ रिफॉर्म्स की बातें हुई, और वो रिफॉर्म्स करते 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 आज हम लोग इस वाले मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज के टाइम पे मोटे तौर पे देखें तो जितना वो डायरेक्ट टैक्स से आता है, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेशन टैक्स से, उतना पार्ट जीएसटी से आता है। दोनों का 50-50% के आसपास पार्ट है। एग्जैक्टली 50% नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो हम लोग जो 80% इनडायरेक्ट टैक्स से आता था, आज वो करीब 50% के आसपास आ रहा है, जो कि एक लंबी जर्नी के बाद में तय हुआ है 1980 के बाद से लेके। तो ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ के रूप में देखा जाना चाहिए कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जीएसटी से अब पहले के कंपैरेटिवली कम आ रहा है। मतलब वो पहले 80% था, अब 50% आ रहा है, जो कि आम आदमी पे ज़्यादा दबाव डाल रहा है। अब 50% जो पहले 20% डायरेक्ट टैक्स से आता था, वो आज के टाइम पे 50% आने लगा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका मतलब जो है ये प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश है कि हम लोगों ने उसको प्रोग्रेसिव बनाया है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी आज भी रिग्रेसिव है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ये प्रोग्रेसिव है, आज भी लेकिन कोशिश जारी है। और ये आने वाले टाइम पे और रिफॉर्म्स होंगे। और ये कोई ऐसी वो किसी एक मोमेंट पे जाके, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, सतत प्रक्रिया। इसमें जैसे आज के टाइम पे हम लोगों ने जैसे 5 और 18% दो रेट्स की बात की है जीएसटी की, तो ये हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई एक ही रेट रह जाए 18%। जैसे सपोज अभी मैं 18% की बात करूँ, तो फिर 18% अगर मान लो 5 साल बाद में होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो 18% अब फाइनल हो गया। फिर उसके बाद में लोगों की इनकम बदलेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बदलेगी, लोगों की सेविंग्स बदलेगी, लोगों का इन्वेस्टमेंट बदलेगा और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलेगा। उसके हिसाब से फिर 18% से हम लोग हो सकता है कि 14% पे लेके आ जाएं इसको। एक ही रेट रख रहे हैं जी। जैसे आने वाले टाइम पे अगर मैं 18 की बात करूं, तो वो 18 के बाद में और आने वाले 5 साल के बाद में वो 14% भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, तो चेंज टाइम टू टाइम चेंज भी होगी। हाँ, लेकिन बात ये है कि हम लोगों को वो सुधार, अगर हम लोग एक्चुअल में सुधार चाहते हैं तो उसका बेनिफिट एक नॉर्मल आदमी तक आना चाहिए, ताकि वो भी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे, वो भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, कंजम्पशन में पार्टिसिपेट करे, टैक्स वो भी दे जी। कोई भी ऐसा आदमी, मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई उसके पास इनकम ज़्यादा होगी और ज़्यादा इनकम के बाद में वो बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं चाहेगा, ऐसा कोई नहीं होता है। क्योंकि टैक्स तो एक जिम्मेदारी के तौर पे देखा जाता है कि आप अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप एक कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या मतलब एक देश के हित में कोई काम कर सकते हैं, तो जीएसटी या मतलब टैक्स एक तरीका हो सकता है। लेकिन जब किसी के पास इनकम ही नहीं है तो उसको तो वो थोड़ा सा टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल, तो ये एक चीज़ है, इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम लोग टैक्स को थोड़ा सा
सुधार करें और टैक्स के अंदर हम लोग उसमें कुछ जो रेट्स हैं उसको हम लोग कट कर रहे हैं या आम कम आदमी को रेट्स ज़्यादा कर रहे हैं, बेनिफिट तो उसको आम आदमी तक वो चीज़ें आए। सर जैसे कुछ चीज़ों को 40% में भी रखा गया है, तंबाकू है, गुटखा है, इन चीज़ों को 40% में भी रखा गया है। तो जैसे 3 मतलब एक कहने को तो 2 हैं लेकिन 3 स्लैब, इसको कैसे देखते हो आप? एक्चुअली क्या है ना जरूरी है इनको रखना भी? हाँ, एक्चुअली क्या है कि मतलब जैसे होता है ना कि अब जब गवर्नमेंट टैक्स की रेट कट कर रही है, 28 वाला स्लैब हटा दिया और 12 वाला हटा दिया, तो जब क्या बच रहा है 5 और 18। तो जब 28 वाला हटा दिया तो गवर्नमेंट को लॉस होगा, जैसे कि बहुत सारे डेटा में अलग अलग आ रहा है के लिए 40% लाए, 48,000 करोड़ के आसपास का लॉस होगा, 48,000 करोड़ ऐसा कुछ डेटा आ रहा है, जो भी हालांकि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन चलो 48,000 के आसपास का लॉस होगा गवर्नमेंट। तो उसको तो कहाँ से कवर करेगी गवर्नमेंट? तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो गवर्नमेंट के सामने ये जो सवाल है, इसको कैसे गवर्नमेंट देख सकती है कि कुछ ऐसी चीज़ हो, कुछ ऐसे आइटम्स हो जिन पे हम लोग 40% टैक्स रखें, इसलिए मैक्सिमम टैक्स रेट रखें। वो कौन से हो सकते हैं? अगर आपने जैसे कोई छोटे मोटे आइटम है, जैसे रोज के खाने पीने के, पहनने के आइटम है, कपड़े, उनमें तो रख नहीं सकते, उनमें तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि फिर तो आपने मतलब एक आम आदमी तो पहले ही नहीं उसके पास इनकम है, और उसके पास आप और 40% ये खाने पीने के आइटम पे लगा दिए तो बहुत मुश्किल। तो कहीं ना कहीं इसको तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन जब 40% आप सुपर लग्जरी आइटम पे लगाएंगे, बहुत सारी ऐसी कारें होती है बहुत महंगी होती है, और तंबाकू का जो जैसे इसमें अलग अलग जो जैसे 15 सीसी का इंजन है, 1200 सीसी का इंजन है, उसके ऊपर के जो कार है या जो बाइक्स हैं उन पे वो 40% लगाने की बात कर रही है, जो कि मतलब हर आम आदमी नहीं खरीद सकता उसको, तो बहुत पैसे वाले लोग, बहुत ही ज़्यादा रिच लोग खरीद सकते हैं। तो उस पर तो कहीं ना कहीं आप लगा के इसको कंपनसेट करने की कोशिश है थोड़ी बहुत, इसको कवर। दूसरी बात, अब जैसे एक ये बात कही जाती है कि भाई जैसे शराब है, गुटखा है, तंबाकू है, ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, मतलब जैसे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है, जिसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे बताने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर को कि भाई ये चीज़ हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं अब वो, लेकिन आप रोक तो नहीं सकते लोगों को, लोग तो पी रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी है, लोग अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात करने लगते हैं, कुछ और बात करने, तो वो तो उसको ऐसे नहीं रोक रहे। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये बात कह दी कि भाई ये अगर आप लोग इसको कंज्यूम करेंगे तो आप पे टैक्स ज़्यादा टैक्स लगेगा। और एक दूसरा, और इकोनॉमिक्स में एक तरीका होता है जी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कोई भी कंज्यूमर के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब वो आप उसकी प्राइस कितनी कर दें वो उसकी डिमांड कम नहीं करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं तो उनको कुछ चीज़ें ऐसे कंज्यूम करनी पड़ती है, उसका प्राइस अगर आप जैसे मान लो 50 लाख से उसका 60 लाख भी कर देंगे तो उसकी डिमांड पे कोई ज़्यादा असर नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो लिमिटेड डिमांड है। हम लोग इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं कि वहाँ पे वो बेलोचदार है, उस पर क्या है ना कि आपके प्राइस का असर कम होता है। बिल्कुल। तो उन प्रोडक्ट पे उसकी प्राइस को बढ़ाना, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना आसान होता है। तो ये आप जो शराब पीता है और उस पर कंज्यूम करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको खरीदने वाले खरीदेंगे। हाँ, तो उस तरह से क्या है ना, उन पे ये एक बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे वो गवर्नमेंट कंपनसेट करना चाहती है वहाँ से। एक और बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट को 48,000 का करोड़ का जो लॉस हो रहा है, उसमें अब ये लॉस हो रहा है तो एक तो मैंने बताया भाई कुछ तो इधर से जो रेट्स इंक्रीज़ किए 40% किया है, तो वहाँ से कुछ रेवेन्यू हो सकता। दूसरा क्या है कि अब जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं, तो अब जैसे प्राइस कम होगी तो जनरली लोग कहते हैं डिमांड बढ़ेगी, और दिवाली पे है तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, उसके बाद शादियों का सीजन है, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई और बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो और बिजनेस डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेशन है वो जो उनकी इनकम बढ़ेगी, और उनकी इनकम बढ़ेगी तो सरकार के पास और ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आ सकता है वहाँ से। इनकम टैक्स है तो जैसे ज़्यादा इनकम पे ज़्यादा लगता है, तो अगर ज़्यादा डिमांड हो रही है तो ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो किसी की इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, तो ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा टैक्स रेट या जो भी टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो सकता है, तो कुछ वहाँ से कंपनसेट हो सकता है। लेकिन उसकी मेरे को बहुत संभावनाएं ज़्यादा नहीं लग रही है कि अगर वो चीज़ें ट्रिकल डाउन होंगी, जो बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाहती है नॉर्मल लोगों को, अगर उनको दे पाएगी तो चीज़ें बन सकती है, अदरवाइज़
वो सारी की सारी चीज़ें एक ट्रैप में फंस के उसका ज़्यादा तो बेनिफिट। आप ये कह रहे हो कि जैसे जीएसटी 2.0 आया, यदि इसको सही से ये नहीं हुआ तो आम आदमी को इतना इतना जल्दी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इस चीज़ का। हाँ, ये तो है। मैं हम्म। ये बात तो बार बार मैं कहना चाहूँगा कि भाई जो अगर कोई जो नॉर्मल इंसान है उसको 2.0 का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब गवर्नमेंट की मंशा तो साफ है ही, जब बता दिया उन्होंने। जी। लेकिन उसके साथ साथ में जो बिजनेस है, हम्म। जो सेलर है, हम्म। प्रोड्यूसर है, उनकी भी मंशा साफ होनी चाहिए। वो लोग भी ये बात सोचने के लिए कहीं ना कहीं उनको अच्छा फील होना चाहिए कि भाई हम लोग अगर उसको प्राइस को कम करेंगे, जैसे गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाह रही है, उसको हम लोग अगर उनको कंज्यूमर को बेनिफिट देंगे तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा आएगी और हम लोग ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे। और ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे तो उसका बेनिफिट हम लोग वहाँ से ले लेंगे। और ये इंडिया के हित में है और सब लोगों के हित में हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जनरली आपने देखा कि कोई भी बड़े बिजनेस वगैरह ये ऐसा चाहते नहीं हो, कम सप्लाई के साथ में ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, बिल्कुल। ज़्यादा सेल, कम सेल के साथ में ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भरतलाल मीणा जी। तो इन्होंने जीएसटी 2.0 के बारे में सब कुछ बताया। आपको इनसे क्या सीख मिली इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।